आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 37 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। हमारा काम क्या रहता है कि हम देख पाएँ कि हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। द प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी डिटरमाइंड ओनली व्हेन द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू सम टाइम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन सुटेबल बेसिस। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देख सकते हैं? जब हमारे ट्रांजेक्शन को हम अच्छी से रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉपर टाइम पे रिकॉर्ड करेंगे और उसको सही सिस्टम से रिकॉर्ड करेंगे, तब तो हम देख पाएंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज द टाइम वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। The cash basis and the accrual basis are the two primary methods of tracking income and expense in accounting। हमारे पास दो methods होते हैं, एक होता है cash basis और एक होता है accrual basis, जिससे हम अपने income और expense को record कर सकते हैं। पहला देखिए cash basis। A cash basis of accounting refers to the major accounting method that recognizes and record income and expenses at the time फिज़िकल कैश इज़ एक्चुअली। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम इनकम और एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड करते हैं जब हमें फ़िज़िकली कैश मतलब मिलता है उसका। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 38 में रिसीव्ड और पे आउट। मतलब हमें एक्चुअली जब कैश मिलता है या हम देते हैं तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। इन नटसेल it can be said that in cash basis of accounting only cash transactions will be recorded and credit transactions will not be recorded till cash is received or paid for that transaction। मतलब इसमें ये पता है हमें कि हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार वाले ट्रांजेक्शन को नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमें कैश मिल रहा है या हम कैश दे रहे हैं तभी वो रिकॉर्ड होगा, नहीं तो वो अदरवाइज़ रिकॉर्ड नहीं होगा। In hire purchase system or installment payment system, only that portion of amount of sale for which cash has been received will be only recorded on cash basis of accounting. In this method, the determination of profit and loss is done by preparing receipt and payment account। अब जैसे हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है कि हम मंथली वाइज या ईयरली वाइज पेमेंट करते हैं सामने वाले को, तो वही इसमें बताया जा रहा है कि जब हम जितना पैसा देंगे तभी हम उतना ही रिकॉर्ड करेंगे। हम पूरा अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि हमने पूरे की इतने सेल किए। जितना हमें मिल रहा है, जितनी इंस्टॉलमेंट बनी है 1000 की बनी है, 1000 मिल रहा है तो हम 1000 ही इसको शो करेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन शोन अंडर दिस मेथड इज़ नॉट रियल बट इट डज नॉट इंक्लूड आउटस्टैंडिंग एंड एक्रूड इनकम। मतलब इसमें जो रियल मतलब हमें जो फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है वो रियल पोजीशन नहीं होती है, क्योंकि इसमें हम आउटस्टैंडिंग एक्रूड इनकम नहीं लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया हुआ, मतलब किसी को हमको पेमेंट करना था, सैलरी देनी थी, हमने उसको सैलरी दी नहीं है। एक्रूड इनकम का मतलब होता है हमें किसी चीज़ का पैसा मिलना था वो मिला नहीं है। द कंपनीज एक्ट हैज़ नॉट रिकॉग्नाइज दिस मैथड ऑफ अकाउंटिंग। इसलिए कंपनी एक्ट ने इस मैथड को सही नहीं बताया है, मतलब उसने यूज़ नहीं करते इस मैथड का हम ज़्यादा। एडवांटेज ऑफ कैश बेसिस। द एडवांटेज ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आर इज अंडर द कैश बेसिस अप्रोच आर रेडली अंडरस्टूड बाय पीपल विथ लिटिल और नो फाइनेंशियल और अकाउंटिंग बैकग्राउंड। मतलब ये जल्दी से लोगों को समझ में आ जाता है ये मेथड, जो मतलब अकाउंट से नहीं है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं है, तो भी उनको समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या पैसा मिल रहा है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, पैसा दे रहे हैं तो रिकॉर्ड करेंगे। देयर इज़ नो नीड फॉर पासिंग एनी एडजस्टमेंट एंट्री। नो एडजस्टमेंट एंट्री इज़ डन फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड एंड अनएक्रूड इनकम। इसमें हमें कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं पास करनी पड़ती, ना हमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड शो करना पड़ता है, ना एक्रूड और अनएक्रूड शो करना पड़ता है। इन दिस मैथड देयर इज़ नो नीड ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोविजन। इसमें हम कोई प्रोविजन एस्टिमेट भी नहीं बना के चलते कि हमें इतना पैसा अलग से रखना है, मानो कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसको फेस करने के लिए, इसके लिए हम कोई प्रोविजन नहीं बनाते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ कैश बेसिस। The following are the disadvantage of this method. This method violates the matching principle of accounting. इसमें हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। On this basis of accounting, the profit and loss and the financial position of the business cannot be determined truly. इस मेथड से हमें रियल पोजीशन नहीं पता चल पाती है। This basis fails to classify the income and expenses into capital and revenue nature। और ये मेथड हमें ये भी नहीं बता पाता है कि हम जो एक्सपेंस कर रहे हैं, इनकम हो रही है, वो कौन से नेचर की है, कैपिटल नेचर की है कि रेवेन्यू नेचर की है। दिस मेथड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट। और ये मेथड कंपनी एक्ट के द्वारा मान्य नहीं है। देखिए इसमें आपको कुछ एक न्यूमेरिकल दे रखा है।
देखिए, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2014 एंड 15 द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ श्री अयोध्या प्रसाद हु मेंटेन्स इट्स एनुअल अकाउंट ऑफ ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब ये अयोध्या प्रसाद थे जो अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते थे, कैश बेसिस पे। देखिए, हमें कैश सेल दे रखी है 90,000 की, क्रेडिट सेल दे रखी है, मतलब उधार में हमने कितना बेचा है, 60,000 का सामान बेचा है। एक्सपेंसेस फॉर द इंटायर ईयर, मतलब खर्चा उन्होंने 80,000 का किया है, आउट ऑफ विच 40,000 इज स्टिल टू बी पेड। मतलब 80,000 का उन्होंने किया है, लेकिन 40,000 का अभी भी सामने वाले को पैसा देना बाकी है। डिटरमाइन द नेट इनकम ऑफ श्री अयोध्या प्रसाद फॉर द ईयर 2014 एंड 15। देखिए, हमें यहाँ पे कैश बेसिस पे करना है, तो पहली बात ये हम क्रेडिट सेल को तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमने भी पढ़ा था कि यहाँ पे उधार वाली चीज़ों को नहीं लिखा जाता है। और फिर देखिए, 80,000 में से 40,000 अभी देना बाकी है, तो हम यहाँ पे जितना दे चुके हैं उतना ही लिखते हैं। तो 80 में से हम 40 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 40। और हमें कैश कितना मिल रहा है कैश सेल का, 90। तो 90 + 40 कितना होगा, मतलब 90 हमारी इनकम है और 40 हमारे खर्चे हैं। मतलब हमने इतना पैसा दे चुका, तो हमारी इनकम कितनी हो रही, 50,000। मतलब 90 का हमने सेल किया है और 40,000 के हमने एक्सपेंस कैश में दे चुके हैं, तो 50,000 हमारी इनकम हो रही है। अब देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, श्री राम गोपाल हु इज़ कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन हैज़ अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2014 एंड 15 रुपीज़ 6 lakhs। ही हैड सो फार रिसीव 5,50,000 अप टू द एंड ऑफ द ईयर। मतलब 6 लाख में से उसको कितना मिल चुका है, 5,50,000। He incurred expenses of rupees 3,90,000 out of which 60,000 is still outstanding। उसने 3,90,000 का खर्चा किया, लेकिन 60,000 रुपये अभी भी देना बाकी है। In addition to the above, received consultancy fees of 45,000 and paid 20,000 for expenses which relate to the last year. Determine his net income on the basis of cash accounting। हमें यहाँ पे कैश अकाउंटिंग, कैश बेसिस फॉलो करना है। देखिए, हम नेक्स्ट पेज में आते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ था 5,50,000 का उसे मिल चुके हैं, तो ये उसकी पैसा उसको मिल रहा है। कंसल्टेंसी फ़ीस का कितना मिल रहा है, 45,000। तो 5,50,000 + 45,000 इसको कैश मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है टोटल कैश, 5,95,000। मतलब इसमें क्या क्या हम ऐड किए हैं, 5,50,000 + 45,000, इतना पैसा उसको मिल रहा है। अब उसने खर्चे क्या क्या किए हैं, देखिए 3,90,000 में से 60,000 उसको अभी देना बाकी है, तो हम पहले 3,90,000 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3,30,000। और उसने और कितने पे किए पैसा, 20,000, जो पिछले साल का था, लेकिन हम पे तो कर रहे हैं ना इस साल। तो देखिए, 3,90,000 में से पहले हम 60 को माइनस करेंगे और 20 को ऐड करेंगे, क्योंकि हमने 20,000 दिए हैं। तो इसको जब करेंगे तो 3,50,000 आएगा। तो जब ये हमारी मतलब हमको पैसा मिल रहा है और ये हम खर्चा कर रहे हैं, तो इनमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 2,45,000 हमारी इनकम होगी इस साल की। अब हम एक्रूअल बेसिस देखते हैं। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन एक्रूअल प्रिंसिपल। अंडर दिस रेवेन्यू इज़ रिकॉग्नाइज्ड when earned and expenses are recognized when incurred irrespective whether cash has been received or paid। इसमें क्या होता है, भले हमें पैसा मिला हो या हमने सामने वाले को दिया हो, इस पर ये चीज़ को नहीं देखा जाता। अगर इस साल का खर्चा है, हमने किया है, भले हम उसका सामने वाले को पेमेंट बाद में करें तो भी वो रिकॉर्ड होगा। इस साल की इनकम है, भले हमें अभी नहीं मिली है तो भी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू परचेज एंड सेल, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम आर रिकॉर्डेड एट द टाइम दे अराइज। मतलब यहाँ पे हम उधार में अगर कुछ सामान बेच रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। और आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमने सामने वाले को सैलरी नहीं दी है, रेंट नहीं दिया है, तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। और हमें कहीं से पैसा मिलना था, मिला नहीं है उस टाइम पे, तो भी हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। अंडर दिस मेथड द इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम दे एक्यूड, नॉट एट द टाइम व्हेन पेमेंट और रिसीव्ड आर मेड। हम इसमें पेमेंट और करने का वेट नहीं करेंगे, जब हो रहा है वो खर्चा तो हम उसको तो उसी टाइम पे रिकॉर्ड करेंगे। दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट। ये कंपनी एक्ट के द्वारा फॉलो किया जाता है। The profit and loss and the financial position determined according to this basis is treated to be true and fair। इसमें हमें सही रिजल्ट पता चलता है। अब देखिए, डिफरेंस दे रखा है हमें इन दोनों मेथड के बारे में। पहले नेचर दे रखा है,
इसमें हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इसमें हम कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड करते हैं। ये कंपनी एक्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, ये कंपनी एक्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज है। ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है क्योंकि इसमें हमें सही पोजीशन नहीं पता चलती है। ये सही मेथड है क्योंकि इसमें हम कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड करते हैं और हमें सही पोजीशन पता चलती है। ये जो मेथड होता है कौन यूज़ करता है? दिस मेथड इज़ यूज बाय प्रोफेशनल्स और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक एडवोकेट और डॉक्टर, मतलब ये लोग यूज़ करते हैं। और ये मेथड जो होता है यूज बाय ऑल दोस ऑर्गेनाइजेशन हुज मेन पर्पस इज प्रॉफिट मेकिंग। ये प्रॉफिट मेकिंग वाले यूज़ करते हैं इस मेथड का। अब देखिए एडवांटेज दे रखा है। द एडवांटेज ऑफ एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आर एज फॉलोज। This basis of accounting is universally accepted and is more commonly used for accounting purpose. ये हर जगह यूज़ किया जाता है। कंपनी और एक्ट हैज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कंपनी एक्ट के द्वारा भी इसी को इम्पोर्टेंस दी गई है अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के लिए। द प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइंड बाय दिस मेथड इज़ मोर ट्रू एंड फेयर and as it consider cash receipt and payment, and also adjustments are made for outstanding and prepaid expenses as well as for accrued and unaccrued income। इसमें हम हर चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, हमें सही पोजीशन पता चलती है, ट्रू रिजल्ट पता चलता है। दिस रिकॉग्नाइजेस द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस हैव हायर कंपेरेटिबिलिटी। इसमें अगर हम इसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसको हम ईजिली हर साल कंपेयर कर सकते हैं पिछले साल से। द फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्टेड बाय द बैलेंस शीट इज़ मोर ट्रू एंड फेयर। मतलब जो बैलेंस शीट हमें रिजल्ट दिखाती है वो करेक्ट शो करती है। देखिए डिसएडवांटेज क्या है। द डिसएडवांटेज ऑफ एक्रूअल बेसिस आर एज फॉलोज। प्रॉपर अकाउंटिंग नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। ये सिस्टम को समझने के लिए हमें नॉलेज की ज़रूरत होती है। दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर सम डिग्री ऑफ एस्टिमेट्स एंड रीजनिंग। हमको मतलब बहुत ज़्यादा हाई थिंकिंग की ज़रूरत होती है। द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी रिसीव्ड क्विकली एज एडजस्टमेंट अकाउंटिंग एंट्रीज आर टू बी मेड बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। मतलब यहाँ पे हमें इमेजिन करके चलना पड़ता है, हम रियल फिगर्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अब इसको हमें एक्रूअल बेसिस पे करना है। जो पहले के क्वेश्चन थे अब उसी को हमें से एक्रूअल बेसिस पे करना है। देखिए जैसे पहला हमें क्वेश्चन दे रखा था ये वाला अयोध्या प्रसाद वाला, तो इसमें देखिए कैश और क्रेडिट सेल दोनों आएगी और खर्चे हम कितने कर रहे हैं 80,000। तो पहले हम 90 में से 60 को ऐड करेंगे तो 1,50,000 की हमारी इनकम होगी और उसमें से हम 80,000 माइनस करेंगे हमारे खर्चे के नाम पर। भले हमें 40,000 देना बाकी है यहाँ पे, लेकिन हम हर चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए 1,50,000 में 80 माइनस करेंगे तो 70,000 हमारी यहाँ पे इनकम होगी। मतलब यहाँ पे हम कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को रिकॉर्ड करेंगे। और एक्सपेंसेस भले हम उसको कैश में तुरंत पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो भी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे था हमारा, देखिए इसमें इसको इनकम मिलनी थी 6 लाख रुपए और उसने खर्चे किए थे 3,60,000 के। फिर बाद में उसको 45,000 मिला था और 20,000 वो मिला था। तो देखिए 6 लाख हम इस साल का रिकॉर्ड करेंगे और खर्चा कितना कर रही है ये 3,90,000 का कर रहे हैं, तो ये हुआ 2,10,000 इस साल की इनकम। अब देखिए 45,000 एज रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर, हैंस इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑफ करंट ईयर। तो इस साल हम 45,000 20,000 को इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो लास्ट ईयर को बिलोंग करते हैं, इस साल के वो खर्चे नहीं हैं, तो इस साल हम इसको शो नहीं करेंगे हमारे रिकॉर्ड्स में। फिर देखिए हमारा अकाउंटिंग सिस्टम दिया हुआ है। At present, there are various system of accounting. A brief description of these accounting system are as under. Single entry system. In this system, all the business transactions are not recorded in two particular accounts. Single entry system में क्या होता है, दो पार्ट नहीं होते हैं जैसे डेबिट और क्रेडिट, जिसमें एक ही जगह हम ट्रांजेक्शन को, जैसे हमें कहीं से पैसा मिल रहा है तो हम कैश शो कर देंगे या जिससे मिल रहा है टू राम शो कर देंगे, मतलब एक ही चीज़ हम यहाँ पे शो करेंगे। सर्टेन ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन टू पर्टिकुलर अकाउंट्स and some are recorded in only one account, and as the recording of transaction is incomplete, this system is as called as incomplete system of accounting। ये हमें complete information नहीं provide करता क्योंकि ये transaction के एक ही part को show करता है। In this only cash account and some personal accounts are kept, and some transactions in this system only cash account and some personal accounts are kept,
and some transactions are recorded in single account, some in both the accounts, and some transactions are not recorded at all. This system is incomplete system, hence this system is hardly used. ये जो system है वो incomplete है, हमें पूरी information नहीं देता है. इसमें हम ट्रांजेक्शन के एक ही पार्ट को रिकॉर्ड करते हैं, दूसरे पार्ट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसलिए सिस्टम को हम बहुत कम यूज में लेते हैं. सेकेंड है डबल एंट्री सिस्टम. दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. इसको हम इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं. In this system, all the transactions and events which are recorded have double aspect, that is debit and credit. इसमें जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं उनके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट. As both the aspects are recorded, इसके दोनों को रिकॉर्ड किए जाते हैं. Therefore, it is known as double entry system. इसलिए इसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम. It is a scientific and complete system of accounting. ये एक साइंटिफिक तौर पे देखा जाए तो ये कंप्लीट सिस्टम है. This system is the most common and popular method of accounting in the world. ये हर जगह यूज किया जाता है और बहुत पॉपुलर और बहुत कॉमन मेथड है. In India, the system has become popular with the passage of time, along with the development of trade and business. और इंडिया में कब से कॉमन हुआ है, कब से यूज करने लगे हैं, जब बिजनेस और ट्रेड करने लगे हैं. फिर आता है कैश सिस्टम. This system only cash transactions are recorded. The credit transactions are recorded in some other books, and when cash is realized in future from these transactions, then it is recorded in the cash book at a particular moment of time. इसमें सिर्फ और सिर्फ हम कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं. अगर हमें पैसा मिल रहा है, अगर हम पैसा दे रहे हैं तभी रिकॉर्ड करेंगे. उधार वाले ट्रांजेक्शन के लिए अलग बुक बनाई जाती है, और अगर फ्यूचर में हमें उस चीज़ का पैसा मिल रहा होता है तो फिर हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे. दिस सिस्टम इज जनरली यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेसमैन, प्रोफेशनल पर्सनस, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ये छोटे छोटे बिजनेसमैन के द्वारा, प्रोफेशनल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है. जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, क्लब्स हो गई, लाइब्रेरी हो गया, वहाँ पे ये मेथड को हम यूज़ करते हैं. अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं. फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 41. फोर्थ है इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. दिस सिस्टम टुक बर्थ इन इंडिया डिकेड्स अगो. ये बहुत पुराना सिस्टम है. द रेफरेंस ऑफ इट इज मेड इन ऋग्वेद एंड अथर्ववेद. इसका यू मतलब दिया गया है ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलेगा. इन इंडिया द सिस्टम इज बीन यूज फ्रॉम पास्ट एंड स्टिल बीन यूज कंटिन्यूसली. ये पुराने समय में यूज किया जाता था और अभी भी यूज कर रहे हैं. दिस सिस्टम इज कम्प्लीटली साइंटिफिक व्यू से सही है. द रिकॉर्डिंग ऑफ इन दिस सिस्टम इज डन इन हिंदी, मुरिया और एनी अदर रीजनल और लोकल लैंग्वेज. इसमें हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हिंदी लैंग्वेज में, मुरिया या कोई रीजनल लैंग्वेज जैसे आपकी जो क्षेत्र में बोली जाती है लैंग्वेज उसमें. दिस सिस्टम हैज सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स and all the type of businessmen, whether small or big, are using it successfully and can get information about profit and loss and financial position. ये मेथड में के भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. तो जो बड़े और छोटे बिजनेसमैन हैं जो यूज़ करते हैं उससे उनको सही सही प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाता है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है. दिस सिस्टम इज़ वेरी सिंपल एंड इकोनॉमिकल. ये सबसे सिंपल और इकोनॉमिकल मेथड है.